और देखिए आपकी तालियों के बीच में इसी बीच में श्री उदयलाल आंजना जी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन राजस्थान सरकार में। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं आंजना जी मिशन 2030 को लेकर, महिलाओं के विकास पर वो केंद्रित है। नैना हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए। और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर देखिए आंजना जी से नैना जो है वो चर्चा करने वाली हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। ओवर टू यू नैना। देखिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ में अब आ चुके हैं सर, प्लीज हैव अ सीट। कुछ डॉक्यूमेंट्स एक बार जोरदार तालियों के साथ में फिर से हम अपने इस छोटे से ब्रेक के बाद में सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप और हम सभी समझते हैं, बेहद खूबसूरत राजस्थान, समृद्ध सशक्त होता राजस्थान, ये राजस्थान के हमारे इस नव निर्माण नव भारत मंच की एक खास तस्वीर जो है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उदयलाल आंजना जी हमारे साथ में है, जो मैं चाहूंगी सर आप खुद माइक ये रखा है, आप एक बार खुद जरूर बताइए कि के लिए आखिर क्या कदम सरकार उठा रही है, कैसे उनका क्रियान्वयन हो रहा है सर। इस कार्यक्रम में आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जो मैडम ने क्वेश्चन किया है कि सशक्त राजस्थान करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। आम जनता की आवाज बन गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन 2030, और जो इस 5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, वो आम जनता से अछूता नहीं है। यही कारण है कि लोग अपने आप ही जब सीएम आते हैं तो नारा लगा देते हैं कि अब की बार चौथी बार। यह उनकी लोकप्रियता और उनका विजन है। चुनाव में मात्र 2 महीने शेष है, उसके बाद भी एक दिन की सूचना पर मुख्यमंत्री जावे और 30-40 हजार 50 हजार की भीड़ एकत्रित हो जाए, इससे ज्यादा और लोगों के दिलों पे क्या राज करेगी सरकार। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी बीच 2030 का विजन दिया है। जो सोच वो रखते हैं, जो हमारी सरकार सोच रखती है कि राजस्थान को सशक्त करना है, 2030 में किस प्रकार का राजस्थान दिखेगा, इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो निसंदेह बराबर प्रयत्नशील है और जनता भी उसका सम्मान कर रही है। ये आपको भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आप भी फील्ड में रहती है सब जगह और रोज लोगों से मिलते रहते हैं। नहीं तो जब सरकार चुनाव में जाती है, जब तो कहीं इनकम टैक्स और वगैरह के काफी समस्याएं पैदा होती है, लोग गांव में आने से जनप्रतिनिधि को रोकते हैं। लेकिन आज प्रेम से बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और काम का समय होते हुए भी लोग स्वागत के लिए आतुर हैं। सर आपको क्या लगता है उसकी मुख्य वजह क्या है? जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं लेकर आई है, मैं चाहूंगी एक बार वो जरूर प्रकाश डालें, क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों से सुना कि ये कहा जाए जन्म से लेकर महिला को सशक्त बनाने तक, चाहे एक महिला प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म दे उस समय के लिए योजनाएं अलग हैं, बच्चे को स्कूल ले जाने तक के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए उनके विवाह को लेकर तमाम योजनाएं अलग हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आए हैं। सर क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं जिससे प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो? प्रदेश की महिलाएं भी सशक्त हुई है और आम जनता भी सशक्त हुई है, इसमें कोई दो नहीं। सब पे फोकस किया है, केवल महिलाओं पे ही नहीं। सरकार ने वंचित, गरीब, दलित और दबे कुचले लोगों की मदद की और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपके सामने दिखता है कि पेंशन में महिलाएं हैं भी, आदमी भी है, दोनों है। 58 और 55 साल की उम्र पर 1000 रुपए मिलते हैं जी। विडो महिला जो हो जाती है उसको उम्र की कोई सीमा नहीं है और 1000 रुपए उनको पेंशन के मिलते हैं। और विडो के दौरान अगर उनके 1 बच्चा 2 बच्चे हैं तो उनको पालनहार के नाम पर 1500 रुपए पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। साथ ही जब स्कूल खुलता है उस समय वो 1 बच्चे के लिए 2000 रुपए अलग से कॉपी किताबें, बैग, जूते, मोजे वगैरह खरीदने के लिए, जो पहले दिन आवश्यकता होती है स्कूल में जाने के लिए, उनकी व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं को पहली प्राथमिकता के आधार पर सबको जो पट्टे दिए गए गांव में, वो महिलाओं को प्राथमिकता दिए ताकि वो अपने घर को मजबूत कर सके और सबको
महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संघ शिविर में पट्टे महिलाओं को दिए गए हैं। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए मोबाइल फोन जो 3 साल की इंटरनेट कनेक्शन फ्री के साथ 8,000 का मोबाइल उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र में महिला जब रक्षाबंधन पे बहनें अपने घर पे जाती है तो आधा किराया बसों में लिया जाता है। आरक्षण के लिए 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को पूरा ताकत देने के लिए सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि हमारी सरकार की प्रतिष्ठा दिन दिनों बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये एक शब्द बार बार हम सुन रहे थे, आई एम शक्ति योजना। मैं चाहूंगी जरा वो भी बताइए कि आखिर आई एम शक्ति योजना के जरिए कैसे प्रदेश की लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रहे हैं, और आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह की योजनाओं से तस्वीर बदलेगी और समाज सशक्त होगा? यूं तो आजकल शिक्षा का प्रचार प्रसार काफी हो रहा है। जी जी। बच्चियां भी बराबर स्कूल में जा रही है और अभिभावक भी सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई मैं नहीं सोचता कि बहुत ज्यादा जो अशिक्षित माँ बाप हैं वो भले बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बाकी तो सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी, मैं रहता हूं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। इसलिए बच्चियां भी अपने आप ही सशक्त और मजबूत हो रही है, लेकिन सरकार का सहयोग पूरा है और उनको महसूस कराया जाता है कि आप एक ताकत है, आप अबला और निर्बल महिला नहीं है, आप देश की एक शक्ति है। तो सरकार ने हर क्षेत्र में बराबर आईएम शक्ति का नाम देकर के ही सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने उस समय दिया था, जिसका प्रचार प्रसार का और नाम भी बड़ा सभी बच्चों को भी जमा था। तो आईएम शक्ति के नाम से एक नया जोश है। लेकिन विभिन्न योजनाएं जो सरकार की दी हुई है वो सभी विभिन्न अखबारों में भी आती रहती, सबके विवरण शायद मेरे पास यहाँ उपलब्ध भी नहीं हो, लेकिन सब पढ़े लिखे बच्चे और जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं आगे निकल रही हैं, बच्चियां आज आगे निकल रही हैं। जब स्कूलों के रिजल्ट आते हैं तो निसंदेह छात्र पीछे रह जाता है और छात्राएं आगे निकलती है। तो ये सरकार की योजनाओं की वजह से सफल हो पा रहा है। उदयलाल जी, जगह जगह बार बार चर्चा हो रही, भले ही अभी हम 2023 में हो, लेकिन राजस्थान में मैंने हर जगह चर्चा सुनी 2030 की। कहा जा रहा है प्रदेश सरकार 2030 का मिशन लेकर चल रही है। उस 2030 में महिलाओं की भूमिका क्या होगी? उस मिशन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो मिशन 2030 का नाम दिया गया है? 50% आरक्षण पंचायती राज में देकर, क्योंकि अधिकांश एरिया अपना राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र का है, और राजनीति में 50% आरक्षण और शिक्षा की पूरी सुविधा देकर के निसंदेह शिक्षा आएगी तो महिलाएं वैसी जागरूक होगी, बच्चियां वैसी जागरूक होगी। शिक्षा के अभाव में दबी रहती है, तो समाज को उठाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, उसको दे रखा है। और आगे लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है, तो 50% आरक्षण कर दिया है, ताकि राजनीति में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा करें। और उनको पहली प्राथमिकता सर्विस वगैरह में दी जा रही है, और घर में पट्टा देने के मामले में और छोटी मोटी योजना के मामले में महिलाओं को आगे रखा जा रहा है। इससे अपने आप ही संदेश जा रहा है कि महिलाओं की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अभी भले ही जो 34% आरक्षण की बात भले की जा रही हो, बिल बनेगा, लेकिन उसके पहले राजस्थान में आप लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हो उसे। 50% है आज की तारीख में। अच्छा। जी, तो वो 50% कहाँ कहाँ पर है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश? जो पंचायती राज में तो अभी तक 50% है जी। बस, ये हमारा अधीन था पंचायती राज का, तो हमने 50% लागू कर दिया। सर, एक और चीज बार बार हम अलग अलग तरह की समृद्धि योजना की चर्चा कर रहे थे। उसमें ये कहा जा रहा था कि महिलाएं जो हैं वो आसानी से अपनी कला को दूसरों तक पहुंचाएं। ये किस तरह की योजना है, उसके परिणाम किस तरह से रहे हैं, और आखिर ऐसी क्या जरूरत रही किस तरह की योजना के जरिए जनता को जोड़ा जा रहा है? इस प्रकार की योजना देंगे तो निसंदेह एक आकर्षण पैदा होगा कि इस योजना से हमें आर्थिक बदलाव होगा, सामाजिक बदलाव होगा, वर्क मिलेगा, काम मिलेगा। तो ऐसी योजना इसीलिए बनाई जाती है कि उनको व्यस्त रखा जाए और समाज की मुख्य धारा में आवे, तो एक्टिविटीज बराबर करे कि महिलाएं तो जो एक झेप रहती है कि महिला हूं मैं, आगे नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, अगर इसी योजनाओं से जुड़ेगी तो निसंदेह कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक और बात सर, सब ये कह रहे हैं कि ठीक है कि जिस तरह से आप तो योजनाएं लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इन योजनाओं का इम्पैक्ट जो है इस बार आने वाले वक्त में इलेक्शंस में भी नजर आएगा क्या? नजर क्या आएगा, नजर आ रहा है। अच्छा, दिख रहा है। गांव में जाता हूं, उसी से मालूम पड़ रहा है कि लोगों में उत्साह है, उमंग है। पहले चुनाव से पहले जब हम 5 साल विधायक रह लेते थे, मंत्री रह लेते थे और गांव में जाते थे तो लोगों को बुलाना पड़ता था, और कहीं कहीं तो काले झंडे का सामना भी करना पड़ता था। कई लोग बार बोर्ड टांगते थे, सब बस यहीं तक सीमित रखो, आप गांव में अभी नहीं आए तो ठीक रहेगा।
तो वैसा वातावरण नहीं जाते तो बुलाने घर पे आ रहे हैं तो इम्पैक्ट आ रहा है। इसी कारण से इतना जोश है और अब की बार चौथी बार की बात भी नारे भी इसीलिए लग रहे हैं। क्या बात है। देखिए, तालियों से तो मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत बदली हैं, लेकिन सर व्यक्तिगत निजी तौर पे जरूर आप उदयलाल जी बताइए इस चीज को कि हमेशा सभी महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जरूर तस्वीर राजस्थान की बदली है। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? आपको लगता है कि पहले के समय से चलते अब आखिरकार वो मुकाम हासिल कर रही हैं राजस्थान की महिलाएं? आप बार बार एक बात महिलाओं को सशक्त, मतलब आप इतनी सशक्त है कि बराबर मेरे से मंत्री को बराबर बिठा के क्वेश्चन कर रही है और इतनी मजबूती से बात कर रहे हैं। महिलाएं हिंदुस्तान में आदिकाल से सशक्त थी, आज ही सशक्त नहीं हुई है। ये एक बनाया जा रहा है कि महिलाएं कमजोर है। हर घर में महिला का अधिकार वही है कि घर में मालिकिन महिला ही रहती है। कोई अनाड़ी आदमी और दूसरे की बात अलग छोड़ दो, बाकी महिलाएं ताकत है तो सरकार के करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ताना बाना इतना बढ़िया है हिंदुस्तान का, संयुक्त परिवार और साथ में रहने का तरीका कि महिलाएं घर में वैसी सशक्त है। केवल आडम्बर करके जो महिलाएं सही नहीं करती वो महिलाओं को ताकत नहीं दे रहे, घर में डिवाइड करने का काम करती है। महिला हमें सशक्त है, हमारी आदरणीय और आदरणीय रहेगी। क्या बात है, बहुत बहुत खास बात जरूर आपने कही है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि महिलाएं वो घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं, घर की डोर से लेकर बाहर दफ्तर हो या राजनीति हो, हर जगह पे अपनी भूमिका निभाती हैं। सर, लेकिन जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार योजनाएं ला रहे हैं ताकि प्रदेश की जो यहाँ की कला है, उनकी जो खासियत है वो जनता तक जाए, जन जन तक पहुंचे, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे विश्व में उसकी तस्वीर भी नजर आए। उद्यमियों को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? उद्यमों को बढ़ाने के लिए यूं तो ऑटोमेटिक सिस्टम मशीनों का इतना डेवलप हो गया कि कम कॉस्ट में दूसरी मशीनों द्वारा जो कोई माल निर्भर करता है उसमें महिलाएं प्राथमिकता से, कोई भी उद्योग हो ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का प्रयास करें। लेकिन मशीनों से जो माल निर्माण होता है वो काफी सस्ता पड़ता है और बाजार में बिकना मुसीबत हो जाता है। इसलिए सरकार बहुत सी योजना बनाकर काम देने के लिए सब्सिडी भी देती है, आयोजन भी करती है। सरकार अपने हिसाब से प्रयास करती रहती है, लेकिन महिलाओं को सशक्त है, थी और आगे रहेगी। बस ये मुद्दा है अपना। इस बात को कितनी भी देर चला में उसे कोई मतलब नहीं है। हमारे तो देश की प्रधानमंत्री उस समय जब अपन तो पैदा हुए, साहब आपका जन्म नहीं हुआ उस समय प्रधानमंत्री हमने देश की हमारी इंदिरा जी को देखा हुआ है। तो इससे ज्यादा सशक्त जिन्होंने 17 साल तक लगातार राज किया। और नारी सशक्त कौन होगा? जो देश पे निचार हो गई, जब उसको कह दिया कि तुम्हारे सुरक्षा कर्मी तुम्हारी हत्या कर सकते हैं, तो भी उन्होंने देश का ताना बाना मजबूत रखने के लिए अपने सुरक्षा कर्मी, चाहे वो सिख थे, लेकिन उनको नहीं हटाया और उनको गोलियों को सामना करना पड़ा। सर, मिशन 2030 का एक बार फिर से चर्चा करते हैं। मिशन 2030 का नाम देना, नारा देना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और आखिर ऐसी कौन कौन सी खास चीजें हैं, किन पर फोकस किया जा रहा है मिशन 2030 के लिए? राजस्थान के समस्त डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का आकलन है कि जो हमने योजना बनाई है वो 2030 तक पूरी हो जाएगी तो राजस्थान सशक्त होगा। इस कारण से 2030 का दिया है। सभी विभागों में गति से काम हो रहा है और ऐसा समय कभी नहीं देखा कि जो बजट में घोषणा की हो, बजट घोषणा के 2 महीने बाद टेंडर हो जाए और काम को होने लग जाए और विकास धरातल पे आ जाए। तो जो मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि 2030 तक अगर इसी रफ्तार से सरकारें काम करती रही, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे कोई दूसरी रहे, ये कह नहीं सकते, ये तो मतलब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ मामला है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम सत्ता में पुनः आएंगे। लेकिन अगर इस प्लान से चले तो 2030 तक राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा। इन योजनाओं के आधार पर कह रहे हैं तो सभी विभागों का लेखा जोगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है। इसी आधार से उन्होंने 2030 दिया है। लेकिन मैं सहकारिता विभाग संभालता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि 2030 तक सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर हो जाएगा और पूरे राजस्थान के अधिकांश लोग, आज भी 1,40 लाख लोग करीब जुड़े हुए हैं सहकारिता से। पूरे राजस्थान का हर परिवार सहकारिता से जुड़ जाएगा, हर जगह पैक्स होगा। इस आधार पर मैं मेरे विभाग का जवाब दे सकता हूं। बाकी पीएचडी में क्या हो रहा है, सिंचाई विभाग में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, तो हर मंत्री बराबर काम कर रहा है और मुख्यमंत्री महोदय के पास पूरा चिट्ठा है जिसके आधार पर उनको मालूम पड़ता है कि 2030 तक राजस्थान सशक्त होकर उभरेगा। इस आधार पर कह सकता हूं कि 2000 इसलिए नारा दिया गया है। आपकी बातों से तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भले चुनाव जो है अभी कुछ टाइम के बाद में है, लेकिन 2030 तक इसी रफ्तार से दौड़ लगानी है। अगर जो सोच है इसी अनुसार काम होता रहा तो जनता तो काम करने वाले को पसंद करती है।
काम नहीं करें तो पसंद नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही है सिस्टम। तो जो उमंग अभी है और जो प्लान दिया उसके अनुसार इस बार तो जनता ने मानस बना लिया कि अब की बार चौथी बार, और यही काम अगर 5 साल और कर लेंगे तो अगले 30 तक भी हम ही रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सर, एक वक्त था जब राजस्थान को एक तरह से कहा जाता था कि बीमारू राज्य से चलते चलते अब वो सुचारू राज्य और समृद्ध राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसी क्या बड़ी उपलब्धियां आपको नजर आती हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों को अगर जोड़ने की बात करें, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसी क्या प्रमुख बातें आपको लगती हैं जो राजस्थान को बदलती तस्वीर दर्शाती है? किसी भी क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री ने अधूरा नहीं छोड़ा है। हर विभाग अपनी जवाबदारी के साथ काम कर रहा है। जैसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ही ले लें, गरीब से गरीब माँ बाप भी जब गांव में जाते थे, देखते थे जब सरकार की ये योजना नहीं आई उससे पहले कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा बच्चा था और उसको नौकरी नहीं मिली तो गांव में सरकारी इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलता था, तो गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे के गले में टाई आई बांध के उस प्राइवेट स्कूल में छोड़ते थे। और आज मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को समझा और ग्रामीण अंचल में अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोले तो उसकी एक जागरूकता नहीं आई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया परिवर्तन हुआ। जब हम पढ़ते थे उस समय तो 6ठी क्लास में जब जाते जब एक अंग्रेजी का सब्जेक्ट आता था, और फिर उसके बाद हम पढ़ने चले गए मध्य प्रदेश में, तो वहाँ ऐच्छिक कर दी, इंग्लिश आपकी इच्छा हो तो लो, बाकी मत लो। तो हमें क्या मालूम था कि हमें कहीं मंत्री भी बनना पड़ेगा, हम समझे खेती करेंगे, किसान आदमी है तो इसलिए हमने हिंदी छोड़ी और हिंदी पसंद की। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अंग्रेजी का विरोधी था और हिंदी का पक्षधर था, ये बात मैं नहीं कहूंगा। हम तो पढ़ाई में कमजोर थे इसलिए हिंदी ले ली था कि अपनी खेती बाड़ी करेंगे, यही रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री महोदय ने एक भावना समझी अभिभावकों की कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं, ऊंची फीस लग रही है, अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है, तो उन्होंने सरकार में ही इंग्लिश माध्यम से स्कूल अलग से शुरू कर दिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति पैदा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज शुरू हुई तो आगे जाके और ज्यादा। हम साउथ को बढ़िया मानते हैं कि साउथ में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी अच्छी बोल पाते हैं क्योंकि उनके बेसिक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो वो बोलेंगे। तो जो बच्चा पढ़ेगा शुरू से ही तो वो निस्संदेह मजबूत होकर निकलेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांति हुई है। सहकारिता के क्षेत्र की मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें टारगेट दिया कि हर ग्राम पंचायत में जीएसएस होनी चाहिए और हर साल 500 तुम्हें खोलने हैं। हमने 4 साल में 2000 जीएसएस नए खुले हैं, तो 2000 जीएसएस नए खुले हैं, तो क्रांतिकारी कदम हुआ सहकारिता के क्षेत्र में। पहले किसानों को समय पे समर्थन मूल्य पे अनाज अपना माल बेचने के बाद भी भुगतान नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 1000 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड के नाम पे दे दिए ताकि हम 3 दिन में किसानों का भुगतान कर दें, और जब हमारी भरपाई भारत सरकार से पैसे आ जाए तो हम हमारी पूर्ति कर लेते, तो किसानों को परेशानी नहीं होती। मंडियां बहुत दूर दूर थी, तो मंडियों को 524 मंडियां हमने राजस्थान में नहीं खोली है ताकि मतलब लोग अपनी उपज को अपने पास के गांव में बेच सके। हमने जनता से वादा किया था, जनता आज गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे, तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गारंटी शब्द को इतना प्रचलित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी को भी सावरेजी में आके कहना पड़ता कि मैं भी गारंटी देता हूं। इसका मतलब मुख्यमंत्री की गारंटी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि गारंटी दी थी हमने 2018 में कि अगर हम सत्ता में आए तो हम किसानों का कृषि ऋण माफ करेंगे। 10 दिन के अंदर राहुल जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन में ऋण माफ कर दिया। तो जो वादा हम जनता से करते हैं वो पूरा करते हैं, ये भरोसा जनता को हो चुका है। इसलिए अब के भी जो हमने वादे जनता से कर रखे हैं उत्थान के लिए, इस भरोसे के आधार पर हमारा समर्थन बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना, और राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, वो हालांकि हमारे जिले का मामला नहीं है, वो 13 जिले वो है, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25वीं मंच पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आग्रह किया, लेकिन आज दिन तक नहीं खोली। उन्होंने खुद ने शुरू कर दिया, तो वो 13 जिले प्रभावित है कि मुख्यमंत्री चाहे हमारे पास राजस्थान सरकार के पास फंड है, लेकिन हिम्मत तो दिखा रहे हैं वो हमारी योजना पूरी करने का। रोड के मामले में काम हुआ है। अपने जाखम डैम से कैनाल के द्वारा सभी लेक भरने की योजना शुरू हो गई, टेंडर हो गए हैं। तो हर क्षेत्र में बराबर काम हो रहा है। इस कारण से लोग पसंद कर रहे हैं। और जितने संसाधन हमारे पास है, ब्याज, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कर्जा लेके कर रहे हैं। कर्जा लेकर के विकास में ही तो लगा रहे हैं, वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। तो विकास के लिए तो कर्जा लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट बिना ऋण के तो पूरा हो नहीं सकता, और प्रोजेक्ट पूरा होगा तो आय भी बढ़ेगी।
तो इस प्रकार के स्थायी काम किए इस कारण से। लेकिन सर, उस कर्जे को आगे पटाने के लिए भी तो कोई योजना होगी कि प्रदेश के ऊपर उस तरह का कार्य एकदम से भार ना पड़े। नहीं, प्रदेश के ऊपर जो विकास में जो डेवलप हो रहा है, विकास होगा तो निसंदेह आय भी बढ़ेगी राजस्थान की, तो उसका ब्याज का भरपाई उस समय होगी। रिफाइनरी को लेने, वो अपने यहाँ का मामला नहीं है, जोधपुर का बाड़मेर का है, लेकिन 5 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया, 5 साल बाद हमने वापस काम में लिया और आज रिफाइनरी चलेगी तो राजस्थान सरकार को भी आय होगी और भारत सरकार को भी आय होगी और एक विकास के नए आयाम पेश होंगे। तो हर क्षेत्र में ऋण दे के भी काम करने का प्रयास किया है और उसका लाभ मिल रहा है। इसी कारण से प्रधानमंत्री जी भी गारंटी की बात कहने लग गए। बाकी गारंटी की बात प्रधानमंत्री जी क्यों कहते हैं, उनके तो भरोसा है। 2018 की गारंटी जो थी वो गारंटी रंग लाई, 2023 वाली गारंटी आपको लग उस रहा है आधार रंग पर लाएगी? के जो 2 घोषणा पत्र जारी किया था 2018 में, उनको 80% उसको पूरा कर दिया। इससे जनता को विश्वास है कि कांग्रेस वाले जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। इस कारण से जन समर्थन बढ़ रहा है। ठीक है सर, एक और सबसे खास बात, क्योंकि आपने गारंटी और महिलाओं की जरूर मैं यहाँ पर बात इसीलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि 2 प्रमुख चीजें मैंने यहाँ पे राजस्थान की जनता से सुनी। एक तो स्वास्थ्य को लेकर, दूसरे महिला सशक्तिकरण को लेकर। कहा जाता है कि ये दोनों एक प्रमुख एक क्षेत्र है और तीसरा जाहिर सी बात है किसान और एजुकेशन तो है ही। इसी के माध्यम से कोई भी राज्य की तस्वीर बनती है और इन्हीं की नफ्स को पकड़ते हुए ये कहा जा रहा है कि योजनाएं लाई गई और आगे अब चुनाव में भी उसका परिणाम जो है वो नजर आएगा। सर, आपको प्रमुख उपलब्धियां तो आपने बताई, लेकिन चुनौतियां किस तरह की रही इन 5 वर्षों में भी? क्योंकि बदलती तस्वीर आपने बताई, पहली वाली सरकारें जो चीजें छोड़कर गई उसके बाद में बदलने के लिए, लोगों के सामने ले जाने के लिए क्या वो चुनौतियां थी आपके लिए? चुनौतियां जो थी सामने, लेकिन सबसे बड़ी तो चुनौती तो सामने थी, लेकिन सरकार संभाल के दिमाग और दिल पे बैठा है। महिला सशक्तिकरण का बात इस करते हैं, किसी भी सम्मेलन में जाएं, किसी भी शिक्षा के केंद्र में जाएं तो सब जगह शिक्षा की बात हम करते हैं, नेता लोग करते हैं, महात्मा लोग करते हैं, बुद्धिजीवी लोग करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, मतलब शिक्षा ही एक पूंजी है सबकी। तो अगर एक बच्ची पढ़ेगी तो पूरी पीढ़ी तर जाएगी। ये भी कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी लिखी आई तो मतलब आगे पूरा भविष्य सुधर जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण का तो नाम इसलिए दिया कि महिला सशक्त होगी तो समाज में ज्यादा उन्नति होगी, ज्यादा प्रगति होगी और देश बहुत लंबे समय से शिक्षा के अंधेरे में तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देश आजाद हुआ उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। एक कॉलेज हुआ करते थे, यहाँ तक कि लखनऊ कॉलेज में पढ़ने जाते थे लोग, राजस्थान में कॉलेज ही नहीं था आसपास में, कोई सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थे। तो आज हर पंचायत मुख्यालय पर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है कि अगर बच्चियां पढ़ेगी तो 2 पीढ़ी तरेगी, 3 पीढ़ी के पूरा परिवार ही तर जाएगा, ये सोच है। इस आधार पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात हो रही है और किसान की ताकत नहीं बढ़ेगी। यूं तो सेशन कितना ही बढ़ जाए, उद्योग धंधे कितने बढ़ जाए, एक दिन में शेयर के भाव 10 अंक गिरने से लाखों करोड़ों का नुकसान खा के भी लोग सबसे अमीर बने हुए हैं और एक किसान है जो बेचारे शाम को खाना खाने के लिए भी परेशान रहते हैं। तो इस देश में जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक ये देश में उन्नति नहीं दे सकती। सेशन कितना बढ़ जाए, चाहे उद्योगपति वर्ल्ड के सब हिंदुस्तान के उद्योगपति जो विश्व के सबसे ऊंचे बन जाए, लेकिन उससे आर्थिक युग की क्रांति हिंदुस्तान में नहीं आनी है। आर्थिक क्रांति तो जब ही आएगी जब हिंदुस्तान का किसान मजबूत होगा, किसान की जेब में पैसा होगा, हर व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, जब जाकर के हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए किसानों के लिए ज्यादा काम किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज का जो वक्त है पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है। पूरी तरह से ये कहा जाए आने वाला वक्त कंप्लीट डिजिटल होने वाला है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। शिक्षा को मैंने आज जब बात हुई तो शिक्षा को कैसे डिजिटल वे में कनेक्ट किया है राजस्थान में, गांवों में किस तरह से कनेक्शन किया गया है। सर, डिजिटल क्रांति राजस्थान की क्या नजर आती है आपको? या गारंटी कार्ड देने जा रहे थे तो स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने के लिए हमने शुरू किया यह कार्यक्रम और स्मार्ट क्लास शुरू हो गई। उससे निसंदेह यह है कि अध्यापकों की कमी तो है राजस्थान में, ये तो मानना पड़ेगा। सरकार भी मान रही है, हम भी मान रहे हैं। सब जगह सब सब्जेक्ट के टीचर है नहीं
सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हर पंचायत मुख्यालय पे खुल गए हैं। टीचर की कमी रहेगी। अगर डिजिटल क्लासें और स्मार्ट क्लासें स्कूलों में शुरू हो जाएगी तो अध्यापकों की कमी भी पूर्ति हो जाएगी। और बच्चे आजकल के तो इंटेलिजेंस, जब बच्चा पैदा होती है मोबाइल देख दो तो वो माँ को छोड़ देता है, मोबाइल पहले पकड़ता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए बच्चों का लगाव है। नए लड़के, हम तो अभी तक मोबाइल चलाना पूरी तरह सीख नहीं पाए, लेकिन मेरा पोता है जो वो मोबाइल 1 मिनट भी नहीं छोड़ता। तो ये सबके घर की स्थिति है, मेरी क्या, सबकी घर की स्थिति यही है। तो इसलिए अगर बच्चे मोबाइल चलाना सीख जाएंगे तो डिजिटल क्रांति से जुड़ेंगे और स्मार्ट क्लासें वगैरह होगी तो कहीं टीचर की कमी होगी तो भी बच्चे अपना अध्ययन पूरा कर पाएंगे और भावी पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम होगा। इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्मार्टफोन देने का काम भी किया। तो इसी कारण से किया, 3 साल का इंटरनेट फ्री देने का काम किया। तो इसीलिए किया कि गरीब परिवारों को 300 रुपए महीने का इंटरनेट का कनेक्शन का पैसा भी उनके पास नहीं है। इतनी गरीबी है। बड़े बड़े आदमियों के पास भले 50-50 लाख 50-50 करोड़ का मोबाइल रखते हो हीरे जड़ा करके, लेकिन उनके पास तो एक टूटा फूटा मोबाइल भी नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को लागू किया है। देखिए, आने वाला वक्त डिजिटल है और ये कहा जाए कि हम उस बदलाव के जो बीच के एक मुहाने पर खड़े हुए हैं और वो ट्रांजिशन बहुत जल्दी फील भी होता है और इसीलिए हर एक अगली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी उस वे में कैसे कनेक्ट करना है, अपने आप में उसको जोड़ने की बहुत आवश्यकता है और उस पर कोशिश भी की जा रही है। तो सर, मिशन 2030 में भी क्या डिजिटल एजुकेशन को कनेक्ट करने के लिए भी इस तरह का कोई प्रावधान, कोई तैयारियां हैं क्या? उस पर भी कोई योजना रहने वाली है? जमाना ही डिजिटल का है, इसलिए 2030 में तो मुख्य फोकस ही डिजिटल पे रहेगा। ये तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की सोच थी कि वो उस समय वो कंप्यूटर देश में लाए थे और उस समय भी विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से यूरिया खाद का विरोध किया, जिस प्रकार से बड़े बड़े बांध का विरोध किया कि बड़ा बांध बनाओगे, नहरें निकालोगे तो उसमें से पानी में से करंट निकल जाएगा, खाद से खेत खराब हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें करने वाले उस समय राजीव गांधी को कह रहे थे कि जिस देश में इतनी आबादी है उस देश में अगर कंप्यूटर आ गया तो लोग बेकारी बढ़ जाएगी। तो आज राजीव गांधी उस समय कंप्यूटर नहीं लाते तो देश की स्थिति क्या होती है? आज हर आदमी को रोजगार भी मिल रहा है और काम भी हो रहा है। डिजिटल के बिना पूरे विश्व में कोई काम चल नहीं सकता। इसलिए डिजिटल क्रांति तो रहेगी। हम डिजिटल क्रांति के आधार पर ही 2030 का विजन देख रहे हैं। सर, यही वजह है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो प्रदेश सरकार ने भी वर्क फ्रॉम होम वाली योजनाएं शुरू की है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी डिजिटल के तौर पे तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, वो योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ये डिजिटल योजना थी, इसी कारण से कोरोना काल में भी लोगों को उद्योग धंधे प्रभावित नहीं हुए, काम चलते रहे वर्क फ्रॉम होम। और इस कोरोना काल से तो बड़े बड़े उद्योगी घरानों ने भी सीख ले ली कि सभी जो काम कर रहा है, तू क्या काम कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, आराम से आना जाना कम हुआ, डीजल पेट्रोल कम खर्च हुआ, काम उनका सब इंटरनेट के मार्फत हो जाता है। तो समय की भी बचत, आने जाने की दुर्घटना की रिस्क भी कम, दूसरा खर्चा भी कम। तो निश्चित वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी वो याद आ जाएगी मिलने के लिए तो ठीक है, नहीं तो बाकी तुम खोलो और आमने सामने देख लो। अमेरिका से यहाँ वीसी कर लो, जाने की जरूरत क्या है? 18 घंटे की यात्रा उड़ने की। देखिए, मैं बताऊं, दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा वर्क फ्रॉम होम स्कीम लागू की गई, खासतौर से कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, अपने घर पे बैठकर एक रोजगार अपने लिए बना सकते हैं। वो भी है प्रोत्साहन के तौर पर कि बच्चियां स्कूल की तरफ जाएं, अच्छे मार्क्स आने पर उनको स्कूटी या फोन जो है स्मार्टफोन देने तक का प्रावधान है। इस तरह की तमाम योजनाएं मिशन 2030 के साथ में जरूर बनती हुई नजर आती है। उदयलाल अंजना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको भी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। आपका आदेश था कि आपको हमारे प्रोग्राम में आना है, निसंदेह आगे अच्छा लगा और इतने सब साथियों से मिल करके अब क्या मालूम ये मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए तालियां बजा रहे थे सब, या मैं सही में बातें ऐसी कर रहा था, ये मेरी समझ से परे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निसंदेह इस प्रकार से प्रचार प्रसार होने से जनता तक जुड़ाव होता है, जनता देखती है कि हमारे नेता हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे मीडिया वाले हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो एक संदेश जाता है। और निसंदेह ये कदम अच्छा उठा है। 2023 निसंदेह रंग लाएगा और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, निसंदेह एक क्रांति नई आएगी और हम डिजिटल दुनिया के साथ में राजस्थान को और ज्यादा मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।